नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, काफ़ी लंबे समय के बाद आज हम 5 मई 2023 को कक्षा 10 की एनसीईआरटी की जो बुक है गणित की, उसका हम अध्ययन शुरू करेंगे। और आज हम सबसे पहले प्रश्नमाला 1 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में 2, 3, 4 ऐसे कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे। किसी भी प्रश्नमाला को पढ़ने से पहले हम उस प्रश्नमाला का बेसिक पढ़ेंगे कि इस प्रश्नमाला के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम उस अध्याय को शुरू करेंगे, जैसे 1.1, 2, 3 ऐसे। तो सबसे पहले हम आज वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं। देखो, वास्तविक संख्या वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका वास्तव में अस्तित्व हो, उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये भी 2 प्रकार की होती है, वास्तविक और अवास्तविक। परंतु हमारे सिलेबस के अंदर वास्तविक संख्याएं दे रखी है। ये वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? ये वास्तविक संख्याएं आपके 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो होती है आपकी परिमेय संख्या, ध्यान से समझना, परिमेय संख्या। और दूसरी होती है आपकी अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों में क्या अंतर है उसको हम पढ़ेंगे। देखो, परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वो तो कहलाती है आपकी परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या। परंतु इसके अंदर क्या शर्त है? इसको P/Q के रूप में लिखा तो जा सकता है, परंतु Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए। बटों में कभी भी 0 आएगा तो परिमेय संख्या न कहला के वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो आइए इधर समझते हैं। इधर देखो, क्या लिखेंगे? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो कैसी कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। परंतु क्या ध्यान रखना, जहां Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो आपकी परिमेय संख्या न होकर आपकी अपरिमेय संख्या होगी। इसको कैसे लिखेंगे? बड़ी लाइन नहीं लिखते, सीधा लिख देते हैं कि ऐसी संख्या जैसे P/Q के रूप में परिमेय संख्या को लिख सकते हैं, अपरिमेय को नहीं लिख सकते। P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें कहेंगे अपरिमेय संख्या। अब इधर देखो, और कौन सी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या? तो देखो, सीधा सा लिखता हूं मैं उदाहरण के रूप में, जिन संख्याओं का वर्गमूल बाहर निकलता हो, यानी वर्गमूल निकलता हो, वो कहलाएगी आपकी परिमेय संख्या। जैसे 16 का वर्गमूल बाहर निकलेगा 4 और 25 का निकलेगा 5, इसी तरह कुछ भी ले लो, 36 का 6, कुछ भी ले सकते हो। तो जिनका वर्गमूल बाहर निकलता है वो तो कहलाएगी आपकी अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी? जिनका वर्गमूल बाहर नहीं निकलता। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, सीधा लिखता, आप समझ लेना। 3 का वर्गमूल बाहर निकलता है क्या? नहीं निकलता ना, तो ये भी आपकी अपरिमेय संख्या होगी। √5 लिख दो, इसका भी बाहर निकलता है क्या? नहीं, तो ये भी पॉइंटों के अंदर जरूर निकलता है, परंतु पूर्ण संख्या के रूप में नहीं निकलता ना। यस। और कुछ भी ले लो आगे, जैसे 7 ले लो, तो जिनका वर्गमूल बाहर नहीं निकलता वो आपकी अपरिमेय संख्या के अंदर आती है। अब कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है, देख दो और इसको समझ लेते हैं, उसके बाद परिमेय संख्या को पढ़ेंगे। इधर देखो, जैसे पाई का मान जो आपके ये 3.142 ऐसे डॉट डी आगे बढ़ता ही जाता है, ये आपकी हो गई अपरिमेय संख्या। अगर ये पॉइंट के रूप में ऐसा मान दे रखा होगा तो ये अपरिमेय संख्या। परंतु आप इसी जगह यहाँ पे नोट के रूप में थोड़ा कोष्टक में लिख लेना कि अगर पाई का मान सीधा ये 22/7 दे देना तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या? फिर
ये परिमेय संख्या आएगी, क्योंकि इसकी क्या शर्तें हैं, जिनको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो आपकी अपरिमेय संख्या नहीं होती है, परिमेय संख्या होती है। तो पाई का मान पॉइंट वाला ये मान दे रखा होगा तो ये आपकी अपरिमेय संख्या, और पाई का मान अगर 22/7 दे रखा है तो ये आपकी अपरिमेय संख्या नहीं होके क्या है, परिमेय संख्या है। और दूसरा एक जो आपके ये अनंत होता है ना, अनंत, जिसको अपरिभाषित बोलते हैं, ये भी आपकी अपरिमेय संख्या है, ये भी आपकी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और एक इसके अंदर आता है दशमलव के रूप में अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। जैसे देखो 0.10 100 ऐसे देखो एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है ना, ये इस रूप की जो भी संख्या आती है वो आपकी अशांत अनावर्ती कहलाती है। आवर्ती तो हो रही है परंतु अलग अलग अंकों की हो रही है। जैसे यहाँ पे कुछ भी लिख दो, जैसे ये 20 200 ये 2000 ये 20,000 इस रूप में ये आगे बढ़ती जाएगी। तो देखो अपरिमेय संख्या ज़्यादा नहीं, आपकी इतनी ध्यान रख लो, ये अपरिमेय संख्या के अंदर आएगी, बाकी सारी की सारी परिमेय संख्या के अंदर आती है। तो परिमेय संख्या के अंदर और कौन कौन सी संख्या आती है, जैसे देखो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, शांत संख्या, और एक इसी का रूप होता है अशांत आवर्ती। ये सारी की सारी परिमेय संख्या के अंदर आती है। तो उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। जब देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। इधर देखो प्राकृत संख्या, देखो किसी भी संख्या की शुरुआत कैसे करते हैं, जैसे कोई किसी बच्चे को बोले ना, छोटे बच्चों की गिनती सुना, तो वो ऐसे थोड़ी बोलेगा कि 0 1 2, नहीं, क्या बोलेगा 1 2 3 4 ऐसे बोलेगा ना। तो प्राकृत संख्या की शुरुआत हमेशा 1 से होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट अनंत तक चलती जाएगी। प्राकृत संख्या के बाद आती है आपकी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। इससे पहले कोई विद्यार्थी बोल दे कि सर प्राकृत संख्या परिमेय संख्या कैसे हुई, इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ये तो p बटा q के रूप में है ही नहीं। तो देखो किसी संख्या के बट्टों में कुछ भी नहीं हो तो हम एक तो लगा सकते हैं, नहीं यस लगा सकते हैं। तो ये कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। हाँ देखो यही एक बात समझा देता हूँ, देखो कुछ भी ले लो, जैसे 1 ले लिया, 1 के बट्टों में 1 लिखो तो भी कैसी संख्या, परिमेय संख्या। परंतु इसको p बटा q के रूप में लिखना है, बट्टों में 0 नहीं आना चाहिए। 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। देखो जैसे देख लेता हूँ, मैं एक संख्या लेता हूँ कोई, जैसे मैंने लिखा 7, और इसके बट्टों में लिखा 0, और एक मैंने यहाँ ऐसे लिखा। देखो इन दोनों को समझते हैं, आपके क्लियर हो जाएगा सारा डाउट। इधर देखो बट्टों में 0 है तो ये परिमेय संख्या तो है नहीं, कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। और 0 के बट्टों में किसी संख्या का भाग देने पर देखो यहाँ पे 7 लिख रखा ना, आपको क्या समझना है, पहले तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में। बट्टों में 0 है, अपरिमेय संख्या, बट्टों में 0 नहीं है, परिमेय संख्या, पहली बात। दूसरी ऐसे समझो कि 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 ही आता है, और 0 परिमेय संख्या है। 0 परिमेय है या नहीं। जैसे देखो पूर्ण संख्या लेंगे, इधर देखो पूर्ण संख्या कैसे आती है, प्राकृत संख्या के अंदर अगर हम 0 शामिल कर दे, क्या शामिल कर दे, 0 शामिल कर दे तो आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। तो ये 0 भी आपकी परिमेय संख्या हुई या नहीं, होगी ना। अब दूसरा, किसी भी संख्या में अगर हम 0 का भाग देंगे तो उसका उत्तर अनंत आता है। क्या आता है, अनंत। और अनंत कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। समझ में आ गई बात। प्राकृत संख्या हो गई पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कैसे बनती है, प्राकृत संख्या के अंदर अगर हम 0 शामिल कर दे तो वो आपकी पूर्ण संख्या कहलाएगी। प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, अब आती है आपकी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इधर देखो, तो इसमें भी यही सिस्टम चलेगा। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं 0 1 2 3 ऐसे हो गया, यहाँ भी लिख देता हूँ 1 2 3, परंतु यहाँ पर संख्या किसकी आएगी, माइनस की आएगी, और ये आगे इधर भी बढ़ती जाएगी और ये आपकी इधर भी बढ़ती जाएगी। कि सर प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या तो परिमेय संख्या है, इसके बट्टों में लिख सकते हैं, परंतु यहाँ पर तो माइनस की संख्या आ रही है, ये भी परिमेय संख्या है क्या, यस ये भी परिमेय संख्या। कैसे, जैसे माइनस का 2 लिख दूँ और बट्टों में क्या लगाऊँ 1। तो बताओ शर्त क्या है, q बराबर क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ पर 0 आ रहा है क्या, नहीं।
संख्या के बट्टों में कुछ भी नहीं हो तो हम 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो ये कैसी संख्या हो गई? ये भी आपकी परिमेय संख्या हो गई, प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई। अब इसके बाद में जो आपकी भिन्न आती है ना वो तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भिन्न के रूप में यानी p/q के रूप में जो भी संख्या होगी 0 नहीं आना चाहिए, वो अभी आपकी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। अब यहाँ देख लेते हैं आपकी एक तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और एक देख लेते हैं आपकी अभाज्य संख्या। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, अभाज्य संख्या। देखो पहले तो सीधी सीधी बात बता देता हूँ, क्या कि जिनके गुणनखंड होते हैं वो भाज्य है, जिनके गुणनखंड नहीं होते वो अभाज्य। पहली बात तो यहाँ क्लियर होगी। दूसरी बात, इसकी परिभाषा देखें तो ऐसे करना है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? कि ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं के अलावा अन्य दूसरी संख्या का भाग जाता हो तो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। एक को छोड़ देना, देखो एक के अलावा, एक को छोड़कर स्वयं और दूसरी अन्य संख्या का भाग जाता वो भाज्य संख्या कहलाएगी। अभाज्य संख्या जिसमें स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या, देखो एक को छोड़ दो, एक को जो भूल बीच में ले मत, क्योंकि एक ने तो देखो यहाँ याद रख लेना, आपके जो एक है ना, एक ये न तो भाज्य है और न अभाज्य। अब रही बात अन्य संख्याओं की, तो भाज्य और अभाज्य में क्या अंतर करेंगे? इसको सीधा सीधा ऐसे बताएंगे कि भाज्य संख्या वो कहलाएगी जिसमें स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भाग जाता हो, अभाज्य संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो। इधर देखो भाज्य संख्या हम लिखेंगे, देखो एक भाज्य संख्या नहीं, एक न तो भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या। ये बात आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखनी। ये हो गई बात के लिए। अब आते कि सर यहाँ पे 2 लिख सकते हैं क्या? 2 नहीं, क्यों? एक को तो जाओ भूल, ये न भाज्य न अभाज्य, इसका भाग जाएगा नहीं। 2 बताओ, 2 में 2 के अलावा अन्य संख्या का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। ऐसे समझने आते, ऐसे देख लो, क्या 2 के गुणनखंड हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। भाग भी नहीं जाता है, गुणनखंड भी नहीं हो रहा है, तो ये भी कैसी संख्या है? ये भी भाज्य संख्या नहीं है। हम अभाज्य का नहीं बोलेंगे, ये अभाज्य है, इसकी बात बाद में करेंगे। तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। 3 भी नहीं है, क्या? नहीं, क्योंकि 3 में 3 का ही जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो हम लेंगे 4 को, 4 में 4 का भी जाता है, 2 का भी जाता है। शर्त क्या है? स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग जाना चाहिए। तो 4 तो स्वयं है और स्वयं के अलावा अन्य संख्या 2 होगी, 2 का भाग जा रहा है, तो ये भाज्य संख्या हो गई। 4 के बाद हम 6 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं, और इसके बाद में कोई भी ले लो, जैसे 10 ले लो, तो अन्य संख्याओं का भाग जा रहा नहीं, ये इस रूप में आगे बहुत सारी संख्याएं होगी। कि सर अब भाज्य तो बता दिया, अभाज्य बताओ। तो जिसके गुणनखंड नहीं हो वो अभाज्य संख्या है, यानी जिसमें स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो। तो कैसे करेंगे इसको? देखो एक ना, एक को लिखेंगे नहीं, क्योंकि न तो भाज्य है और न अभाज्य। सीधा लिखेंगे 2। यस, 2 में 2 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। 3 में 3 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। इसी तरह 5 में 5 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। इसी तरह 7 में 7 के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। और इसी तरह आप 9 तो नहीं ले सकते, 11 ले लो। इस रूप में आगे बहुत सारी संख्याएं आएगी। हो गया। इसके बाद में आ गई आपकी सम संख्या। कैसी संख्या? सम संख्या। और क्रमागत एक और ले लेते हैं सीधा, विषम संख्या। सम और विषम का पता करने का सीधा सीधा फॉर्मूला है क्या? कि जिसमें 2 का भाग जाता वो सम संख्या, और जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो आपकी कैसी संख्या होगी? विषम संख्या। तो 2 में 2 का भाग 2, 4, 6, 8 इस रूप में आगे बढ़ती जाएगी। और विषम संख्या भी, विषम संख्या सम संख्या हो गई। और इसी के बाद में क्या लिखे? विषम संख्या में कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 ना, 1, 3, 5। देखो सीधी सी बात है, 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। यहाँ भी क्या लिख लो? 7 लिख लो। इसके बाद में 9 लिख लो। अब आगे बहुत सारी संख्या आप समझ लेना। सम हो गया, विषम हो गया। अब क्या लेंगे? अब एक आपकी शांत बची, शांत संख्या। शांत, तो इसमें सीधा सा आपको ये समझना है शेष पर। मैं बाद में लिखूंगा, पहले आपको समझा देता हूँ। एक नाम और लिख लेता हूँ, अशांत। सर इन दोनों में अंतर समझो।
शांत और अशांत आवर्ती। यहाँ पर अनावर्ती करेगा, आवर्ती तो हो रही परंतु अलग अलग अंकों की हो रही। कोई भी और भी अंक ले सकते हो, जैसे यहाँ 1 0 आ रहा था, यहाँ 2 आ रहा है, मतलब अलग हो गया। और इसके बाद में यहाँ पर क्या समझोगे इसमें शांत में कि जिसका शेषफल 0 आ जाए वो तो आपकी शांत है। जब भले ही पॉइंट में दशमलव में भाग देने पर भाग प्रक्रिया खत्म हो जाती है ना, यानी शेषफल 0 आ जाता है, वो तो शांत है। और अशांत जिसका शेषफल 0 नहीं आ रहा हो बल्कि अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा, सेम अंक का बार बार रिपीट होना, जैसे कोई किसी भी संख्या में जैसे 4 7 4 7 4 7 ऐसे आना, मतलब बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो वो कहलाएगी आपकी अशांत आवर्ती। यानी शेषफल 0, शेषफल 0 प्राप्त हो, शेषफल क्या हो 0 प्राप्त हो। देखो यहाँ से ये अलग समझ लेना, ये अलग है। इसी के आगे इसके उदाहरण लिख रहा हूँ, ध्यान इसके नीचे लिख देता हूँ, कहीं भी लिख दो, जैसे मैं यहाँ साफ कर देता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ। इसके उदाहरण के रूप में क्या लिख लो, जैसे 3/8 लिख लो। इसका भाग लगा के चेक कर लेना, कुछ समय के बाद भाग की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जैसे 1/4 ले लो, 1/2 भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो। अब हो गया अशांत, अशांत आवर्ती। तो इसमें क्या लगेंगे, इसमें शेषफल 0 प्राप्त हो रहा था ना, इसमें नहीं, शेषफल 0 प्राप्त न हो बल्कि पुनरावर्ती रूप प्राप्त हो, पुनरावर्ती रूप प्राप्त हो। कैसे, जैसे आप लिख दो 8/9, भाग लगाते जाना, भाग खत्म ही नहीं होगा। 6/7, इसका भी भाग खत्म नहीं होगा, यानी बार बार पुनरावृत्ति होती जाएगी। तो ये आपका शांत हो गया और ये हो गया आपका अशांत। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। देखो 3 ही है, शांत अशांत। देखो शांत और अशांत है, पर अशांत के 2 भाग है, आवर्ती और अनावर्ती। तो आवर्ती आएगी परिमेय में और अनावर्ती आएगी अपरिमेय, और शांत हमेशा कैसा होगा, परिमेय संख्या ही होगी। ये तो रही इतनी सी बात। अब आपके सिलेबस में और क्या दे रखा है, आपके एक में से दे रखा है HCF। में से यानी HCF ज्ञात करना। तो आपके इस सिलेबस के अनुसार HCF ज्ञात करने की 2 विधियाँ, यानी 2 तरीके से आपके इस बुक में ज्ञात करना। एक तो आपकी गुणनखंड विधि और एक युगलिड विभाजन प्रमेय का वो विधि। तो इसमें देखो गुणनखंड तो सबको आती है, बेसिक में थोड़ा पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं। तो देखो जैसे मैं यहाँ 2 विधियाँ ना बोल दिया, एक तो कौन सी, ऐसे लिखते हैं इसको, देखो नहीं सीधा ही बता देता, इसमें कोई पार्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो गुणनखंड है और एक कौन सी है, युगलिड विभाजन है। पहले हम गुणनखंड की बात कर लेते हैं। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि जैसे दे दिया, देखो 12 और 14 ये प्रश्न दे रखा है। तो गुणनखंड विधि से कैसा, देखो अगर हम किसी प्रश्नमाला का बेसिक पढ़ते हैं ना, तो आधी से ज़्यादा जानकारी हमें यही प्राप्त हो जाती है कि प्रश्न को कैसे करना है, किस रूप में आएगा। तो इधर देखो जैसे मेन आपकी यही है, और ये प्रश्नमाला टोटल है कितने नंबर की, 4 अंक की है। देखो 12 ऐसे करो, 12 में 2 का भाग 6 बार, 2 में 6 का भाग 6 में 2 का भाग 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार, ये हो गया। और एक बार ये कितना है 14, 2 का भाग 7 बार और 7, ये हो गया ख़त्म। तो यहाँ 12 बराबर कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 3, और 14 बराबर कितना है, 2 गुणा 7। तो इसमें कॉमन क्या रहा है, 2। तो आपका इस प्रश्न का जो HCF निकला है ना, वो आपका कितना निकल गया, 2 निकल गया। ये आपका आंसर आ गया, एक तरह से देख लो तो हो गया। इसी तरह कोई और भी ले सकते हो, बाकी इतना जरूर नहीं। अब हम करते हैं गुणनखंड, ये युगलिड विभाजन प्रमेय की बात। युगलिड विभाजन प्रमेय का, इधर देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, बहुत ही आसान है। देखो कोई छोटी संख्या हो तब तो हम गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, कोई बड़ी संख्या आ जाए तो उसको हम युगलिड विभाजन प्रमेय से कैसे हल करते हैं वो समझना है। इधर देखो
है भाग ही और कुछ नहीं है। ये तो देखो भाग मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, भाज्य, और भाज्य को हम किससे दर्शाते हैं, ए से, साथ साथ में लिखते जाओ। और इसके बाद में आपका हो गया यहाँ पर क्या आता है, भागफल, भागफल, और भागफल को किससे दर्शाते हैं, क्यू से, हो गया। और यहाँ पर आता है भाजक, भाजक को किससे दर्शाते हैं, बी से। और लास्ट में यहाँ पर क्या बचता है हमेशा, शेषफल, क्या बचता है, शेषफल, और शेषफल को किससे दर्शाते हैं, आ से। इधर देखो समझाऊंगा बाद में, पहले एक बार यहाँ लिख देता हूँ उसके बाद समझाता। इधर देखो भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है, यहाँ यही समझ लो। देखो छोटा सा फॉर्मूले के रूप में, जैसे 4 है, छोटी संख्या ले आपको समझना है बस। देखो जैसे मैं यहाँ 2 का भाग लगा रहा हूँ, तो 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार, और यहाँ 4 आ गया, यानी शेषफल कितना बच गया, 0। तो इधर देखो जिस संख्या का भाग दे रहे हैं वो तो कहलाता है आपका भाजक, जिस संख्या में भाग दे रहे हैं वो आपकी संख्या कहलाती है भाज्य, और जितनी बार भाग जाता है वो आपका कहलाता है भागफल, और जो शेष बचता है उसे कहते हैं शेषफल। समझ भाई बात। अब देखो जिस संख्या में भाग दे रहे उसको लिखते हैं हम ए से, जिसका भाग दे रहे उसको लिखते हैं हम, दर्शाते हैं बी से, जितनी बार भाग जाता है उसको हम दर्शाते हैं क्यू से, और जितना शेष रहता है उसको हम दर्शाते हैं आर से। आई बात समझ में, बस यही समझना था। इधर देखो तो भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक, एक बात और समझानी है, पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझाऊंगा। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस, थोड़ा छोटे रूप में लिख देते हैं। इधर देखो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इधर देखो भाज्य को किससे दर्शाते हैं, ए से, ए बराबर भाजक को बी, और यहाँ पे सॉरी क्या लिख दिया मैंने, पी लिख दिया, बी, और यहाँ पे क्या आ गया, क्यू, और प्लस का क्या आ गया, और आपका ये सूत्र हो गया। इसमें आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, पहले लिख देता हूँ फिर यहाँ सारी चीज़ समझ के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक पढ़ना है हमें। इधर देखो आर का जो मान होगा ना, आर का मान वो बी से हमेशा छोटा होगा। कैसे होगा, यहाँ साइड में समझाऊंगा। आर का मान या तो होगा 0 से छोटा, आर का मान या तो होगा बी से छोटा, छोटे होगा ना, बी से छोटा होगा, और या 0 के बराबर होगा, या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। देखो अब कैसे होगा, ये चीज़ किसी के समझ में आएगी, किसी की नहीं आएगी, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा 17 में भाग दे रहा हूँ मैं 2 का। इधर देखो तो 2 का भाग गया कितनी बार, 8 बार, 16, और शेष कितना बच गया, 1। अब मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ पहले तो ये समझाऊंगा, ये वाली, ये लाइन। इधर देखो भाज्य कितना 17, ध्यान से समझना। इधर देखो बाद में इसको साफ कर दूंगा, एक बार समझा रहा हूँ। 17 भाजक कितना, भाजक किसको बोलते हैं, 2 को, ये भाजक हो गया 2, और भागफल कितना हो गया, 8 हो गया, और शेषफल कितना हो गया, 1 हो गया। इधर देखो भाजक मतलब भाज्य मतलब ये वाली संख्या, ये वाली संख्या कैसे आती है, इसको इससे, यानी भाजक को भागफल से गुणा करने के बाद शेषफल को जोड़ने पर क्या आ जाता है, भाज्य आ जाता है, यही होता है ना। अब इसके बाद किसी की बात ये समझ में नहीं आई, इधर देखो ये क्या होता है, इधर देखो मैंने कहा है शेषफल, तो आप सीधा सा ये समझो, बीन आर ये सब सारे भूल जाओ, याद तो रखना, पर तो पहले मैं ये सीधा समझाता हूँ, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा। इधर देखो ये हो रही है शेषफल की बात, यानी आर की बात, किसकी बात, आर की बात। ये शेषफल होगा ना, ये हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटा होगा, भाग देने वाली संख्या से क्या होगा, छोटा। तो शेषफल को किससे दर्शाते हैं, आर से। आर किससे हमेशा छोटा होगा, भाग देने वाली संख्या से। तो भाग देने वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, यहाँ ये 2 लिखा, भाजक बोलते हैं। भाजक को इंग्लिश में, यानी इसमें किससे दर्शाएंगे, बी से। तो बी से क्या होगा, छोटा, यानी शेषफल हमेशा भाग देने वाली संख्या से क्या होगा, छोटा हो सकता है। दूसरी बात इधर क्या लिखा है कि शेषफल
जीरो के बराबर हो सकता है, यानी जीरो हो सकता है, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा हो सकता है। जैसे इधर देखो, मैं अगर किसी संख्या में मान लो कोई भी संख्या एक्स वाई जेड, उसमें 7 का भाग दे रहा हूँ, तो इसका रूल क्या है, शेषफल 7 नहीं बचेगा, 6 बच सकता है, 5, 4, 3, 2, 1, ये सारे शेषफल बच सकते हैं, 7 शेषफल कभी नहीं बचेगा। आई बात समझ में। और दूसरा इसमें क्या दे रखा है, यानी ये जीरो, सिस्टम क्या है, शेषफल या तो जीरो के बराबर हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। तो जीरो से बड़ा होगा तो देखो 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में। देखो इधर देखो, अब इसको याद करने का तरीका देखो, हमारा उत्तर कैसे आएगा युगलिक विभाजन से। देखो अगर हम HCF ज्ञात कर रहे हैं तो इधर देखो स्टार के रूप में ऐसे लिख लेना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर R बराबर क्या आ जाए, जीरो, यानी शेषफल क्या आ जाए, जीरो, तब हमारा जो उत्तर है ना, उत्तर क्या होगा बताइए, तब उत्तर हमारा होगा B। ये कैसे, किसी के समझ में आई होगी बात, किसी के नहीं आई होगी। इधर देखो शेषफल, देखो मैं यहाँ समझाता हूँ, इधर देखो ये वाली बात, देखो शेषफल जीरो, यहाँ पर अगर शेषफल जीरो आ गया ना तो B की जगह जो भी अंक होगा वो हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। और वो उत्तर कैसे होगा, इधर देखो हम इसी के रूप में, जैसे ये यहाँ ले लेते हैं, इधर देखो मैं वापस यही लेता हूँ 12, और ये हमारा पर्सन है, ये समझ लेना, 12 और कितना लिया, 14 ले लिया। अब देखो बड़ी संख्या को आगे लिखेंगे हमेशा, दो संख्या इसको बड़ा और छोटा, इधर देखो तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 14 बराबर कितना रह गया, 12 को मानेंगे छोटा। देखो एक बात समझाता हूँ, इधर देखो 12 और 14, 17 और 18, 20, 22 कुछ भी आ सकता है, आपको क्या बड़ा अंक है वो आगे लिखना है, बच गया वो यहाँ पीछे लिख देना। अब देखो इसी रूप को चल लेना, A बराबर यहाँ ये B है, मतलब 12 का भाग दो 14 में कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। और शेषफल कितना बच गया, शेषफल 12 एकम 12, यानी शेषफल बच गया आपके 2, हो गया। अब इस 14 को जाओ भूल, देखो ये प्रश्न, ये समझो मैं ये प्रश्न करवा रहा हूँ सीधा, इधर देखो 12 और 14 ले लिया, 14 को लिखेंगे आगे और 12 को यहाँ लिख लिया पीछे, 12 एकम 12, यानी भाग कितनी बार गया, 12 का भाग दे रहे 14 में कितनी बार गया, एक बार, शेष कितना बच गया 2। अब इस 14 को भूल जाओ, ये आगे कितना है 12, इस 12 को आगे ले आओ, हो गया, पीछे कितना है 2 को यहाँ आगे ले आओ, बराबर में लिया है 2। अब 2 का भाग इस 12 में लगाओ, कितनी बार जाएगा, 6 बार, पूरा गया, तो शेष क्या बच गया 0। अब देखो R बराबर जब क्या आएगा 0, तो हमारा उत्तर क्या होगा B। अब B की जगह कितना 2, तो हमारा HCF कितना आ गया, HCF, ये हमारा आ गया 2। आई बात समझ में। इसी तरह कोई भी संख्या ले सकते हैं अपन, जैसे इधर देखो मैं यहीं ले लेता हूँ, इधर देखो ध्यान रखना, ध्यान से उतारना, ये उतारने के बाद यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, इधर देखो कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे वापस ले लेता हूँ आपके 14, और पर्सन के रूप में यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 2 ही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो सीधा क्या करना है, 14 लिखना आगे, छोटी संख्या पीछे लिखनी है, 2 का भाग लगाना 14 में कितनी बार, 7 पर, शेष कितना बच गया 0। तो अपना HCF कितना आ गया, सॉरी कितना आ गया 2। इसी तरह कुछ भी ले लो, जैसे मैंने ले लिया 18 और 6 ले लिया, देखो ये पर्सन है, एक तरह से पर्सन है, ये भी पर्सन है अपना। देखो अब ये पर्सन है, इसको हल करेंगे, 18 को आगे लिखो, यानी बड़ी संख्या को आगे लिखना हमेशा, और पीछे कितना रह गया 6। अब 6 का भाग इसमें देखो कितनी बार जाएगा, 6 3 18, 3 बार गया, शेष बचा क्या, नहीं बचा, 0 बचा। तो जब भी हमारा शेषफल यानी R कितना आ जाए 0, तो B हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो B की जगह क्या है 6, तो इस प्रश्न का HCF कितना आ गया, 6 आ गया, में से कितना आ गया, 6 आ गया। आई बात समझ में। यस, इसी तरह का होगा। अब हम 2 संख्याओं के बारे में और थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो किसी के समझ में बात नहीं आई तो दोबारा पूछ सकते हैं, या मैं यहाँ पे एक उदाहरण कर देता हूँ, उसके बाद उसको साफ कर देता हूँ। आपको इस 2 उदाहरण में समझ में आ गया होगा, 2 3 हो गए। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 24, और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ। तो आपको क्या ध्यान रखना है,
बड़ी संख्या को आगे। कोई बोले सर ऐसे कैसे लिया, ऐसे लिख दो 6 और 24, ऐसे भी आ सकता, तो हमें 24 को आगे लाना, लिया है, पीछे कितना 6। अब 6 का भाग लगाना इसमें, 6 चौक 24, शेष फल कितना बचा 0। आर का मान अगर 0 आ जाए तो बी की जगह जो भी हमारा अंक होगा वो क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। तो इसमें उत्तर HCF कितना आ गया 6 आ गया। आई बात समझे। यस। अब एक अलग बात समझते हैं, सम संख्या और विषम संख्या। पर्सन के रूप में है सम संख्या। इधर देखो सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8 इस रूप में ही होती है। और विषम संख्या 1 3 5 7 9 ऐसे ही होती है ना। यस, ऐसे ही होती है। तो इधर देखो युगलिड विभाजन से इसको समझेंगे, जैसे A बराबर BQ प्लस R। इधर देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पर A बराबर यानी ऐसे देखो हम सम और विषम समझते हैं, जैसे आता ना 2n प्लस 1 या 2n प्लस 9 3 ऐसे कुछ भी आता ना, तो आपको यहाँ पे ऐसे समझना है कि सम और विषम क्या होता है। A बराबर कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 18 ले लिया। अब सम संख्या का पता कैसे करते हैं, 2 का भाग लगा के कि सम है या नहीं। मैं यहाँ लगाऊंगा 2 का भाग, कितनी बार गया 9 बार, शेषफल कितना बचा 0 बचा, कितना बचा 0 बचा। इधर ले लो कोई और संख्या ले लो, मैंने जैसे ले लिया 22 ले लिया। सम संख्या का पता करने के लिए किसका भाग लगाएंगे 2 का, कितना आ गया 11, शेषफल 0। इसी तरह कोई और संख्या ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 28, 2 का भाग कितनी बार गया 14 बार, प्लस कितना आ गया 0। कहने का मतलब क्या हो, देखो सम संख्या को किससे दर्शाएंगे, A से दर्शाएंगे। अब देखो B की जगह कोई अंक चेंज हो रहा है क्या, नहीं, 2 2 2 आ रहा है तो यहाँ लिख दिया 2। और Q की जगह चेंज हो रहा है ना, तो चेंज हो रहा था, हम इसकी जगह अंक नहीं लिख के क्या लिखेंगे Q, और प्लस में क्या जोड़ दो 0। अब 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो A बराबर कितना आ गया 2Q आ गया, 2Q आ गया। यानी कि सम संख्या बराबर क्या होता है 2Q। इसको या के रूप में भी आप लिख सकते हो, जैसे 2M या इसको 2M या 2N। एक आगे आपके विषम संख्या, जैसे देखो 1 3 5 7 और 9 हो गया। इसमें भी आपको ये लिखना A बराबर BQ प्लस का R। तो देखो विषम अंक लेना, देखो जरूरी नहीं है कोई, आप इसमें से ले लो या कोई अन्य विषम संख्या ले लो। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5, आपको समझना है 5। सम और विषम का पता करने के लिए किसका भाग लगाते हैं 2 का भाग। 2 का भाग 5 में कितनी बार गया 2 बार गया, शेष कितना बच गया 1 बच गया। और ले लो 9 ले लिया मैंने, 2 का भाग लगो कितनी बार गया 4 बार, शेष कितना बच गया 1। कोई अन्य संख्या ले लो, जैसे मैंने 13 ले लिया, 13 विषम संख्या है ना, यस विषम संख्या। 2 का भाग लगो कितनी बार गया 6 बार, शेष कितना बच गया 1। आपको क्या करना है, इधर देखो सम संख्या के अंदर 2 का भाग लगाते हैं, शेषफल क्या बचता है 0। विषम संख्या के अंदर 2 का भाग लगाते हैं तो शेषफल क्या बचता है 1। तो इसका कैसे लिखेंगे A बराबर, यानी A सीधा लिख सकते हो यार। देखो आपको क्या करना है, ये सम संख्या का मान क्या है 2 है। विषम संख्या का मान, विषम संख्या यानी इसको A मान सकते हो, कुछ भी लिख लो जैसे। तो A बराबर, यहाँ ये B चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो इसका तो 2 का 2 लिखेंगे। और Q की जगह चेंज हो रहा है ना, यस चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे Q का Q लिखेंगे। और शेषफल पूरा में कितना बच रहा है 1। तो ये विषम संख्या का मान है 2Q प्लस 1। इसको या के रूप में लिख सकते हो 2M प्लस 1 या 2N प्लस 1, कुछ भी लिख सकते हो, इस रूप का भी लिख सकते हो। तो देखो सम पूर्णांक विषम पूर्णांक कैसे आता है ना, तो सम की जगह तो क्या आएगा 2Q आएगा, और विषम की जगह क्या आएगा 2Q प्लस 1 आएगा। और एक और लिख लो, देखो 2 लगातार संख्याओं को गुणा करने पर सम संख्या आती है, सम संख्या आती है। देखो ये सारे पर्सन है, इधर देखो 2 की गुणा 3 से कर देता हूँ मैं, कितना आएगा 6। 3 की गुणा 4 से कर देता हूँ, कितना आएगा 12। 4 की गुणा 5 से कर देता हूँ, कितना आएगा
20। देखो क्या समझे आप इससे, आपको इससे ये समझना है कि क्रमागत दो संख्याओं को गुणा करने पर सम संख्या आती है। तो देखो अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। देखो जैसे मैंने इसको 4 की जगह क्या लिखा n, 4 में कितना जोड़ा, कितना जोड़ के गुणा किया, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 को गुणा किया है। तो मैं यहाँ 4 को क्या माना मैंने n, तो यहाँ n प्लस कितना करूँगा 1, और बराबर क्या लिख रखा है, बराबर आपकी कैसी संख्या है, सम संख्या है। इधर देखो अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, परंतु मैं आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे मैंने ऐसे देखो a यानी ये सम संख्या है, या a ये विषम संख्या है। आपको ये भूल ही जाना, सम संख्या विषम संख्या, इसमें से कोई भी संख्या ले लो या सम संख्या ले लो। मैंने यहाँ सम संख्या में एक ही बताऊँगा। यहाँ पे मैंने लिया 18, 18 में 2 का भाग लिया कितनी बार गए 9, शेषफल कितना 0। जैसे ये 22 लिया 2 का भाग लगाया 11 बार, यानी सम संख्या का पता कर रहे हो या विषम संख्या का, भाग किसका लगाएंगे 2 का, तो ये आ रहा है। तो देखो मैंने ये सम संख्या ना, तो सम संख्या की जगह मैंने नाम लिख दिया a, यानी a को मैंने यहाँ सम संख्या माना है। 2 चेंज हो रहा है, नहीं 2 का 2 लिख दिया। यहाँ पे q चेंज हो रहा है, यस चेंज हो रहा है, तो मैंने q चेंज हो रहा था मैंने q लिख दिया। और 0 0 0 जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सम संख्या का मान है 2q। सम संख्या का मान कितना है 2q। विषम संख्या जैसे मैंने ये लिए, देखो 2 का भाग लगाएंगे, यहाँ अलग अलग आ रहा है। इधर देखो यहाँ a को क्या माना मैंने, विषम संख्या माना है, 2 का 2, 2 4 6 से आ रहा है ना, अलग अलग आ रहा है, मैंने क्या लिख दिया q, और यहाँ पर शेषफल क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो मैंने ये लिख दिया। तो विषम संख्या का मान है 2q प्लस 1 और सम संख्या का मान है 2q। तो 2 लगातार संख्या को गुणा करने पर क्या आती है, सम संख्या। तो सम संख्या का मान क्या है 2q। तो कभी कभी प्रश्नों में 2q की जगह ये लिख सकते हैं या इसकी जगह ये लिख सकते हैं। आई बात समझ में। देखो आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, वास्तविक संख्या, उसमें परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में इसके अंदर इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिसका वर्गमूल निकलता है वो परिमेय संख्या, जिसका नहीं निकलता है अपरिमेय संख्या। और पाई का जो मान पॉइंटों के अंदर दे रखा है वो अपरिमेय संख्या है, और 22/7 दे रखा है वो परिमेय संख्या है। अनंत है वो अपरिमेय संख्या है, और अशांत अनावर्ती है वो भी अपरिमेय संख्या है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य, अभाज्य, भिन्न, सम, विषम, शांत और अशांत आवर्ती, ये सारी संख्या किस में आ गई, परिमेय संख्या के अंदर आ गई। अब मैं से ज्ञात करने की कितनी विधियां दी, 2 विधियां, एक तो गुणनखंड, एक युगलिड विभाजन। गुणनखंड आसान विधि 6ठी 7ठी की क्लास में आप पढ़ते हो, ये आ गया, और युगलिड विभाजन से आपको ये समझा दिया। आपको थोड़ी बहुत यहाँ दिक्कत आ सकती है, परंतु यहाँ नहीं आएगी। मैं आप एक बार और समझाने का प्रयास करता हूँ। सम संख्या को आप क्या करना, सम संख्या लिख लेना, 2 4 6 ऐसे लिख लिया, कोई भी सम संख्या, ये युगलिड विभाजन लगाना है सॉरी, a बराबर bq प्लस r, कोई भी सम संख्या लिखो, 2 3 लिख के चेक कर लो, लिख लिया। यानी कि सम संख्या b बदल रहा है, नहीं बदल रहा। कैसे नहीं बदल रहा है, देखो सम संख्या का पता करेंगे, किसका भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाए, यहाँ भी 2 का लगाए, यहाँ भी 2 का लगाए, तो यहाँ भी 2 ही लिखेंगे, लिख लिया। भाग लगाने पर यहाँ 9 11 14 अलग अलग आ रहा है, तो यहाँ q की जगह मान बदल रहा है, तो q का q लिखेंगे, और शेषफल क्या आ रहा है 0 0 लिख दिया। 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2q ही रहेगा। ओके, विषम संख्या ये लिख ली, कोई भी विषम संख्या ले लो, मैंने ये विषम संख्या ली, तो विषम संख्या में भी किसका भाग लगेंगे, 2 का भाग लगेंगे। q का मान बदल रहा है, ये बदल रहा है, शेषफल कितना बच रहा है 1 बच रहा है। तीसरी बात, लास्ट अंतिम एक और बता देते, देखो इधर देखो, ये 2q है ना, 2q। अब 2 को किसी से भी गुणा कर दो, साथ से किसी से भी कर दो, क्या आएगा, सम संख्या। किसी से भी कर देना क्या आएगा, सम आएगा। किसी से भी कर देना क्या आएगा, सम संख्या आएगी। इसकी जगह बताया, और इसकी जगह और बता देता हूँ, 2q और प्लस 1, 2 की जगह कोई भी अंक रख लो, जैसे मैंने रखा है बड़ी संख्या रख लो भले या छोटी रख लो, मैंने 7 रखा है और प्लस में 1 जोड़ा है। इधर देखो विषम संख्या आएगा हमेशा, कैसे, 7 दुए 14, 14 में 1 जोड़ो कितना आ गया, 15 आ गया। तो विषम संख्या हुई या नहीं हुई, होगी ना। तो आपको यही ध्यान रखना था। कल हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 1.1 के बारे में। ये था आपकी इस प्रश्नमाला का बेसिक उत्तर। वैसे